हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग बजट 2023 के मेजर हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे कि टोटल कितना खर्चा करने वाले हैं हम लोग, फिर जो रुपए आ रहे हैं वो आए कहाँ से हैं, और खर्चा किया ज़्यादा है या फिर हम लोगों ने कमाया ज़्यादा है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मेजर अलोकेशन अमाउंट का कहाँ कहाँ पर हुआ है, और क्या क्या चीज़ें दुनिया की मेजर इकोनॉमीज कर रही होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात मैं शुरू करना चाहूँगा आप लोगों से कि टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कितना करने वाले हैं इस साल में। तो बजट 2023-24 में टोटल जितना भी हम लोग खर्च करने वाले हैं इस साल में वो 45 लाख करोड़ का आया हुआ है। 45 लाख करोड़ को यूएस डॉलर में कितना अमाउंट होता होगा, कुछ आपको रफली आइडिया होगा? 550 बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर के अमाउंट में आ रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अमाउंट कितना बड़ा है, लास्ट ईयर कितना था ये बता दीजिए? तो लास्ट ईयर जो अमाउंट था वो 41.9 लाख करोड़ रुपीज़ था, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार देखेंगे तो लगभग 7.5% का जंप देखा गया था। इसी वजह से पीएम मोदी बोल रहे थे कि पूरी दुनिया की नज़र हम लोगों की बजट पे है कि इंडिया का बजट कैसे आता है। इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर वैल्यू है ना, जितना एलोकेट किया हुआ है हम लोगों ने अमाउंट केवल खर्चा करने के लिए, उससे ज़्यादा बड़ी तो कुछ ही कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ हैं। तो जैसे कि आप ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ देख सकते हैं, इनकी ये जीडीपी मैंने लिखवाई हुई है। जीडीपी अगर आपको नहीं पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू, कि मतलब टोटल इन लोगों का आना-जाना खर्चा पूरा सब कुछ मिला करके, तो आप देख सकते हैं यूएई का 503 बिलियन केवल आया हुआ है। और फिर नेक्स्ट देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, जो कि आप यूरोप में पाई जाने वाली एक कंट्री है। फिर सिंगापुर का देख सकते हैं, फिर इसके अलावा आप नॉर्वे का देख सकते हैं। इन सारी कंट्रीज़ का जीडीपी की वैल्यू भी हम लोग के टोटल एक्सपेंडिचर जो है, उससे भी कम पाई जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया पे पूरी दुनिया की नज़र क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा किसका होता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा पोज़ीशन तो भैया यूएसए ने बनाई हुई है। फिर सेकंड पोज़ीशन किसकी होगी, तो सेकंड पोज़ीशन में ये चाइना ने बनाई हुई है। आप पूछेंगे कि आप भैया इतना बता ही रहे हैं तो फिर अमाउंट भी बता दें। तो टोटल अमाउंट के बारे में बात करेंगे तो यूएस का 6.27 ट्रिलियन डॉलर का टोटल खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है, जो हम लोग का केवल 560 बिलियन है, और चाइना वहीं पर 3.8 ट्रिलियन का कर रहा होता है। तो आप इन दोनों को कंसिडर करेंगे, इन दोनों ने तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं ये गेम अपना। अब बात एक और चीज़ कवर करना चाहेंगे कि यूएस किस लेवल पे खेल रहा है, उसको थोड़ा-सा और आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आप यूएस को देखेंगे तो यूएस का जो डिफेंस का बजट है, उसका अमाउंट भी केवल 816.7 बिलियन डॉलर है। आप ये समझ लीजिए हम लोग टोटल जितना खर्च करने वाले हैं वो केवल और केवल यूएस अपने डिफेंस में डाल देता है पैसा। अब इसके साथ-साथ ये तो बातें आपको समझ में आ रही हैं। इस ये केवल इतनी सी रीज़न नहीं था, इसके अलावा एक और रीज़न था। इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग लेकर के चल रहा होता है अपने साथ, जितनी भी ज़्यादा है इकोनॉमी जितनी बड़ी है उनमें, इस वजह से भी दुनिया की नज़र हम लोग के ऊपर पड़ी रहती है। पर इसके साथ-साथ एक और रीज़न है जिसकी वजह से दुनिया की नज़र हम लोग के इस बार के इंडिया के बजट में पड़ी हुई थी। रीज़न था कि नेक्स्ट ईयर हम लोग का देश में वोटिंग है, इलेक्शंस है। तो उस वोटिंग के इलेक्शंस को देखते हुए क्या हम लोग की गवर्नमेंट जो है लोगों को प्लीज़ करने के लिए आधे आधे पैसे से बाँट देगी लोगों को खुश करने के चक्कर में, या फिर लॉन्ग टर्म विज़न रखते हुए देश की भलाई के लिए रुपए इन्वेस्ट करेगी? इस बात को देखते हुए भी काफ़ी लोगों की नज़र रखी हम लोगों के ऊपर। तो ब्लूमबर्ग ने ये आप आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है कि मोदी ने हर व्यक्ति को प्लीज़ करने की कोशिश करी है अपने 550 बिलियन डॉलर के इंडिया के बजट से। ओके, तो वर्ल्ड किस नज़र से देख रहा है वो उसका आपको रफली एक आइडिया हो गया है कि हम लोग का बजट में वर्ल्ड ऐसे देख रहा है कि सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी गई है। अब चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब बात आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये खर्चा जो कर रहे होते हैं वो खर्चे का सिस्टम क्या चल रहा होता है, कैसे चल रहा होता है? तो उसको मैं अब हम लोग तो भैया स्टॉक मार्केट की दुनिया से रिलेटेड वाले लोग हैं, तो उसको मैं समझाने के लिए आपको कनेक्ट करता हूँ पहले स्टॉक मार्केट कंपनी से, किसी से भी। टीसीएस कंपनी में आप देखेंगे सेल्स, एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेनली 3 चीज़ों को। तो आप देखेंगे ये सेल्स एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जितना कंपनी सेल्स करती है उतना इनका मुनाफा आता है, जितना कंपनी खर्चा करती है उतना इनका खर्चा ले आता है, फिर जो बचता है लेस कर देते हैं तो उनका प्रॉफिट आता है। सेम वही चीज़ इनका सीसेस में आप प्रॉफिट देख रहे हैं ज़्यादा आया है, क्योंकि इन्होंने बेचा ज़्यादा है, कमाई इनकी ज़्यादा हुई है, खर्चा इन्होंने कम किया है। वही चीज़ अगर आप पेटीएम को कंसीडर कर लेंगे तो पेटीएम का भी हाल उल्टा है, पेटीएम ने खर्चा ज़्यादा करा है, कमाया कम है। सेम वही चीज़ इंडिया का हम लोग के यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट होता है, जो कि इस साल का 2023 से 2024 का टारगेट है 5.9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। अब इसको भी फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, थोड़ा-सा टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो इसको और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी जेब में जो रुपए आ रहा है हम लोग के देश में, उसको रेवेन्यू बोल दिया, जो रुपए जा रहा है उसको हम लोगों ने एक्सपेंडिचर बोल दिया। अब जितना हम लोगों ने खर्चा किया और जितना हम लोगों ने कमाया उससे माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा उसको ही फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ये इस साल हम लोग का टारगेट है कि 5.9% होना चाहिए जीडीपी का। और आप लोग सोचेंगे कि तो भैया ये 5.9% जीडीपी का, तो हम लोग जीडीपी कितनी है ये भी बता दो। तो ये क्लियर कर देते हैं। जीडीपी हम लोग की इस समय 3.469 ट्रिलियन डॉलर की चल रही है।
तो ये 5.9% कितना हुआ, ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा, तो ये भी क्लियर कर देते हैं। इस समय $200 बिलियन का केवल फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, जो कि हम लोग खर्च पे हैं, इन लोग रुपए देने हैं। तो आप लोगों को तो बड़ा घबराने की कोशिश आ रही होगी, अरे भैया ये क्या इतना बड़ा अमाउंट। टेंशन की कोई बात नहीं है, इसका मेन रीज़न है क्योंकि अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिज़र्व, जो कि आपको मैं हर बार हर सैटरडे संडे की वीडियोज़ में कवर कर देता हूँ कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ा या घटा। तो इस बार का आप देख सकते हैं $575.27 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय अपना चल रहा है, और इसको देखते हुए $200 बिलियन तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है। हम लोग के पास इतना अमाउंट है अभी भी कि इन सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, और आप दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ को देखेंगे तो सब के सब ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट पे ही चल रहे होते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की कि फिजिकल डेफिसिट कम कर रहे हैं क्या अपने देश? तो इस दुनिया की भी नज़र इस बात पे बहुत ज़्यादा रहती है कि आने वाला देश क्या कर रहा है। जैसे निर्मला सीतारमण जो कि अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका 2025-26 में ये टारगेट है कि अपना फिजिकल डेफिसिट जो इस साल 5.9% रहने वाला है, वो 25-26 में 4.5% हो जाए। और दुनिया की नज़र इस बात पे रहती है कि जो भी कंट्री है, जो बढ़ रही है, उसका फिजिकल डेफिसिट कैसे जा रहा है। अगर फिजिकल डेफिसिट कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब वो कंट्री स्ट्रांग हो रही है, उसमें लोग निवेश करते हैं। और वही चीज़ आप देखेंगे जिन कंट्रीज़ का डाउन जाता है, वो चीज़ कंट्री बर्बाद भी हो जाती है। जैसे अब श्रीलंका का एक मैंने आपको फिजिकल डेफिसिट का ग्राफ दिखाया हुआ है। 2020 में 11.1% का फिजिकल डेफिसिट था इनका, फिर 2021 में 12.2 का, और 2022 में लगभग कंट्री कोलैप्स कर गई, आपको खुद पता है ये बात। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आती है, और इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि पिछले 2021-22 में हमारा 6.7 था, 22-23 में 6.4 आया, फिर उसके बाद 23-24 में 5.9 आ रहा है, और आज निर्मला सीतारमण जी ने ये बात मेंशन भी करी है कि आने वाले कुछ साल के अंदर ये 4.5 कर देंगे। तो इसको देखते हुए तो समझ में आ रहा है कि हाँ भैया, सही रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, इसको देखते हुए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया ये रुपए आते कहाँ से हैं? तो इसको भी भैया उठाते हैं बात को। ये देख रहे हैं आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें दिखा हुआ है लेफ्ट साइड में रुपीज़ कम्स फ्रॉम, कि रुपए आते कहाँ से, राइट साइड में लिखा हुआ रुपीज़ गोज़ टू, कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले मेजर क्वेश्चन करते हैं रुपीज़ कम्स फ्रॉम में, कि सबसे ज़्यादा पैसे का आप देखेंगे 34 पैसा ₹1 का हम लोगों का बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज़ से आ रहा होता है। बोरोइंग्स मतलब उधार लेते हैं क्या हम लोग? हाँ, ऑब्वियसली उधार लेते हैं हम लोग, और इस साल का टोटल हम लोगों ने जो बोरिंग करी हुई है वो 15.4 लाख करोड़ की हम लोग ने बोरिंग करी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बोरो करते हैं, पूरा दुनिया जो है उधार पे चल रही है। सब बोरो करता है तो फिर उसका रुपया भी देना पड़ता है, ऑब्वियसली कोई भी रुपया लेता है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आप जैसे ये बोरो करा था 34 पैसा, तो आप देखेंगे रुपीज़ गोज़ टू में इंटरेस्ट पेमेंट भी तो जा रही है 20 पैसे की। ये 20 पैसे की इंटरेस्ट पेमेंट केवल जो बोरो करा हुआ था उसी की पेमेंट को हम लोग कर रहे होते हैं। फिर आप देखेंगे रुपीज़ गोज़ टू में और कहाँ खर्चा हो रहा है, तो आप देखेंगे सेकंड परसेंटेज हम लोग का स्टेट शेयर को जा रहा होता है, 18 पैसे लगभग। तो 20 पैसे तो हम लोग के इंटरेस्ट पेमेंट में चले गए, 18 पैसे हम लोगों के स्टेट्स को बाँट दिए हम लोगों ने, तो 38 पैसे तो ऐसे ही गायब हो गए। फिर आप सोचेंगे कि अच्छा और कहाँ पैसे गए हैं? तो आप देखिए, नेक्स्ट पैसा आपको दिख रहा है सेंट्रल के द्वारा जितनी भी स्कीम्स लॉन्च करेगी, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम लॉन्च करेगी ये, तो इन दोनों को करेंगे। तो टोटल आपको ये दिख रहा होगा कि 20 पैसा तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, 18 उसमें चला गया, 38 तो ऐसे ही हो गया, 26 पैसा उसमें भी हो गया। इस टोटल को करोगे तो लगभग 54% तक पैसा आपका ऐसे ही चला गया इन्हीं सारी चीज़ों में, और पाया भी तो कुछ नहीं। तो ये भैया आपको ऐसा लग रहा होगा, और ऑब्वियसली बात है कई सारी चीज़ों में ऐसे ही चला जा रहा होता है पैसा। अब जो बचा पैसा है उसको एलोकेशन करा जा रहा होता है। उस एलोकेशन में सबसे मेजर पॉइंट जो आता है वो डिफेंस का आता है। इस साल डिफेंस में 8 पैसे खर्च हो रहे हैं, जो कि अमाउंट में देखेंगे तो 5.94 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट हम लोग खर्च कर रहे हैं इस साल, जो कि 13% का जंप देखा गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। और ये मेनली रुपए जहाँ खर्च होंगे वो कहाँ-कहाँ पर होंगे, मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको, आप बहुत सिंपली देख सकते हैं। सबसे पहले जो डिफेंस की पेंशन है उसमें हम लोग बाँट दिए गए हैं, फिर सेकंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी उसमें रुपए लगा दिए गए हैं, जिसका 57% का जंप दिखाया गया है 2019-20 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट डीआरडीओ को रुपए थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, और बीआरओ को थोड़े से बढ़ा दिए गए, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग को इनोवेशन करने के लिए कंपनी को आईडीईएक्स है उसको बढ़ा दिया गया है। फिर लास्ट में अग्निवीर के लिए एग्जेम्प्ट स्टेटस दिया गया है, कि इसका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति अग्निवीर में जॉइन हुआ था, बाद में जब निकल के जा रहा है तो उसकी जितना भी अमाउंट हुआ उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसी को ट्रिपल ई के नाम से बताया गया है। अच्छा कहते हैं चलो ठीक है, डिफेंस में ही हो गया। फिर उसके बाद कहाँ हुआ है, तो दुनिया भी इस बात पे बहुत नज़र बना के रखती है डिफेंस के बाद। अगर पहले देखती है कि डिफेंस में लोग कितना रुपया लगा रहा है ये देश, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और आस-पास के देश जैसे चाइना, पाकिस्तान तो परेशान होते हैं, भैया डिफेंस बढ़ गया, अरे बढ़ गया तो और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी हम अपने में। तो अगर डिफेंस के बाद बात होती है तो वो कैपेक्स की होती है। अब ये कैपेक्स क्या होता है बताते हैं। तो कैपेक्स सिंपल वर्ड्स में बताना चाहेंगे, वो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में
इक्विपमेंट्स में, मशीनरी में, इन सारी चीज़ों में हो रहा होता है, उसी को कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33% का जंप देखा गया है। ये 33% का जंप पिछले 3 साल से रेगुलर मिल रहा है हर साल पे, और इस साल जाकर के ये 10 लाख करोड़ रुपए का टोटल हो चुका है। इससे कि टोटली आप अगर कभी भी देखेंगे तो जब भी जिस भी कंट्री में कैपेक्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, वहाँ पे जॉब की क्रिएशन ज़्यादा हो रही होती हैं, और इस समय का कैपेक्स 3.3% ऑफ आवर जीडीपी को इंक्लूड कर रहा होता है, और इफेक्टिव यहाँ पे बताया गया इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो 4.5% ऑफ जीडीपी बन जाता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी निवेशक बाहर से आता है किसी नए देश में इन्वेस्ट करने, मान लीजिए इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो यही देखता है कि इस साल के इंडिया के बजट में इंडिया की गवर्नमेंट ने कितना रुपया एलोकेट किया हुआ है कैपेक्स में, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, उतना ज़्यादा ही उस कंट्री के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि और कहाँ पे, और रेलवे पे इन्वेस्ट किया गया है। रेलवे पे मोदी सरकार जब से आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट 2013-14 से आई थी, उस टाइम से अभी को कंपेयर करेंगे तो 9 टाइम्स उसका इंक्रीमेंट कर दिया गया है, अमाउंट जितना एलोकेट हुआ है, और इस साल 2.40 लाख करोड़ रुपए इसका एलोकेशन हुआ है। आप इसमें ये भी देख सकते हैं, अभी तक का हाईएस्ट अमाउंट किसी ने एलोकेट किया गया है तो इसी साल किया गया है, जो कि 2.4 लाख करोड़ रुपए का हुआ है, 2.40 लाख करोड़ का हुआ है। और आप ये ग्राफ से आइडिया लगा सकते हैं कितना ज़्यादा परसेंट जंप मारा हुआ है। लगभग आप 2020 से देखेंगे, 2020 में तो 1,12,000 करोड़ था केवल, और जस्ट डबल हो गया है आने पिछले 3-4 साल के अंदर अंदर। तो इस बात पे बहुत अच्छा दिया गया है कि भैया अगर आप रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी बना देते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी डाउन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। लोग काम करने जाया करेंगे, अपने ट्रांसपोर्ट कराया करेंगे, तो सारी चीज़ें एक्टिवली काम कर रही होंगी। ये रहेगा, और इसी से ही इकोनॉमी और ग्रोथ भी हम लोगों को मिलेगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने इस बात पे ज़्यादा फोकस करा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, प्लस इस पे भी ध्यान दिया गया है कि हम लोग रेलवे की कनेक्टिविटी ऐसे स्मूथ कर लें कि हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें इतनी स्मूथ हो कि वर्किंग कैपिटल सारी चीज़ों में कोई भी निवेशक जो रुपए लगाने आया हुआ है वो लगाने में बिल्कुल भी संकोच ना करे, और रुपए का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्लस यहाँ के बिजनेसमैन जो भी लोग हैं जो भी वर्क करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों में अच्छा हो, देश तरक्की करे। फिर बात नेक्स्ट आती है, इसके बाद आपको सीधे डायरेक्टली बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स मतलब कोई भी व्यक्ति अब जो जॉब कर रहा है उसके लिए क्या-क्या करा गया है, क्योंकि भैया हर व्यक्ति अपने लिए ढूँढ रहा होता है इस बजट 2023 में या 24 में जो भी हर बार बजट आता है उसमें कि हमारे लिए क्या है। तो अब इनकम टैक्स वाले लोगों के लिए रिबेट लिमिट जो है 7 लाख की कर दी गई है, जो कि पहले 5 लाख रुपए तक की थी। इसका मतलब अगर आप 7 लाख रुपए तक कुछ भी रुपए कमाते हैं, 7 लाख रुपए बोल रहा हूँ, 7 लाख 1 रुपए भी नहीं, 7 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है। ओके? आपका जो टैक्स पड़ेगा वो टैक्स की नई स्लैब्स जो आई हैं उसके अकॉर्डिंग पड़ता है। 7 लाख रुपए तक में रिबेट मिल जाएगी, जो भी आप रुपए देंगे उसको पूरा वापस मिल जाएँगे। फिर नई टैक्स स्लैब में ये सारे टैक्स स्लैब्स बाँटे गए हैं कि 3 से 6 को 5%, 6 से 9 को 10%, 9 से 12 को 12 और 12 से 15 के 20, उसके ऊपर 30%। सो न्यू टैक्स रिजीम जो आई होगी वो नए लोगों के लिए तो डिफ़ॉल्टली सेट होगी, लेकिन जो पुराने लोग होंगे उनके पास चॉइस होगी, वो चाहें तो पुराने टैक्स रिजीम में काम कर सकते हैं, वो चाहें तो नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं, उसमें उनके ऊपर टोटली चॉइस है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उनके ऊपर। अब बात आ रही होगी नेक्स्ट चीज़ की कि क्या-क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या-क्या चीज़ें कॉस्टली हुई हैं, महँगी हो गई हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो जो टेलीविज़न, पैनल पार्ट्स या फिर कैमरा लेंसेज़, बाइसिकल्स, टॉयज़, श्रिम लिथियम आयन बैटरीज़, सीड्स, ये सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, और महँगी क्या-क्या हुई हैं, ज्वेलरी के जितने भी आइटम्स थे, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, सिगरेट और ज्वेलरी के इमिटेशंस वाली ज्वेलरी और सिगरेट भी, ये सारी चीज़ें सारी महँगी हो गई हैं। कंपाउंडेड रबर, कॉपर स्क्रैप, इम्पोर्टेड लग्ज़री कार्स, ये सारी चीज़ें में महँगाई मिली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आया हुआ है, कवर करा है जिसको एजुकेशन पे। एजुकेशन की ये तो भैया हमारी जीएफ जो थी, ये एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे अपने ट्विटर के हैंडल में डाली हुई थी कि 1.16 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर का अमाउंट एलोकेट किया गया है, तो इस बात पे ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और ये इंक्रीज़ 16.51% का देखा गया है लास्ट ईयर के कंपैरिज़न में देखा जाए तो। और ये इन्होंने पूरी चीज़ मेंशन भी करी कि कहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें मेजर जो चीज़ें में चेंजेस थे, कई सारी चीज़ें करी हुई हैं। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को बनाएँगे जो कि बच्चों के लिए होगी, प्लस डिजिटल लाइब्रेरी इसमें मेंशन किया तो डिजिटली ये सारी बुक्स को अवेलेबल कराएँगे, इनकी ऐसी कोशिश होगी। बात करेंगे फिजिकल लाइब्रेरी सर, अभी फिजिकल लाइब्रेरी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया हुआ, लेकिन इन्होंने गाँव के लेवल पे, पंचायत और वार्ड लेवल पे ऐसा बोला है कि इंकरेज करेंगे लोगों को कि फिजिकल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करें। अब इस बात पे तो मेरा ये कहना होगा कि जितने भी अच्छी जगह हैं, जितने भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, डेवलप हुई हैं, वहाँ पे लाइब्रेरीज़ का बहुत बड़ा रोल था। आप खुद समझ लीजिए, आपके पास सारी चीज़ें, आपके पास फंड है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास ये नॉलेज ही नहीं है कि उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, सही डायरेक्शन क्या हो सकती है, कम चीज़ों में, कम रिसोर्सेज़ में ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं, तब तक आप उसको अच्छे से यूज़ कैसे कर पाएँगे?
बुक्स में वो ताकत है जो आपको ऐसी चीज़ों से मिलवा देता है। इस वजह से लाइब्रेरी होना तो मस्ट है, इस पे काम करना चाहिए मेरी समझ से भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया हुआ है सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज़ जो ये चीज़ें मैंने अभी कवर करी है तो मेजर हाइलाइट्स थी। फिर लास्ट में निर्मला सीतारमण जी ने ये 7 सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज़ के बारे में भी बात करी थी कि अमृतकाल वाली बात कहते हुए, इनमें इन्होंने इंक्लूड किया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, रीचिंग द लास्ट माइल सब जगह से कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं, यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में रुपया डालेंगे, ग्रीन ग्रोथ देखेंगे कि ऐसा नहीं देखेंगे ग्रोथ करते वक़्त कि कुछ भी फैल रहा हो, कोशिश करेंगे कि ग्रीनरी के साथ नेचर को कोई भी लॉस ना हो। अनलीशिंग द पोटेंशियल कि मतलब जो भी हमारे यहाँ पर देश में चीज़ें हैं, जो अभी तक निकल नहीं पाई हैं, उभर नहीं पाई हैं, उनको उभारेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये पूरी बात थी। इसके बाद लास्ट में उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में ये मेंशन भी करा हुआ था, जो कि मैं लास्ट में कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा टाइप का कुछ लग रहा था कि 1.97 लाख का पिछले 9 साल में पर कैपिटा इनकम हमने बढ़ा दी है। इंडिया की इकोनॉमी है वो 10वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी आ चुकी है। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है वो भी 27 करोड़ में होके डबल हो चुका है। 7,400 करोड़ की डिजिटल पेमेंट हुई थी पिछले 1 साल में 2022 में, जिसका अमाउंट 126 लाख करोड़ रुपए का था। फिर 11.7 करोड़ रुपए की 7 करोड़ इन्होंने हाउस होल्ड टॉयलेट्स को लिए ना 9.5 करोड़ के एलपीजी कनेक्शंस दिए हुए हैं उजाला स्कीम के अंदर। 220 करोड़ कोविड के वैक्सीन लगवाई हुई हैं लगभग 102 करोड़ लोगों को। ऐसे करके कई सारी चीज़ें मेंशन करी, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डाल दी दे दी हैं, आप देख सकते हैं इसे। तो ये आज की ऑल टोटल पूरी अपडेट थी बजट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।